के शो में। हुसैन असगर को कर्जों पर तहकीकाती कमीशन का सरबराह मुकर्रर करने का फैसला। बजट पास नहीं होने देंगे, अपोजिशन यकजा, मुलाकातें तेज। हमजा शहबाज सलमान शहबाज के मुबैना फ्रंटमैन मुश्ताक चीनी के इंकिशाफात। अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हक़ाइक़ सनसनीखेज़ इंकिशाफात प्रोग्राम बेनकाब। मैं हूँ आपके साथ सैफान खान। इंतहाई अहमियत का हामिल बजट सेशन। बजट मंजूर होगा नहीं होगा, यानी गवर्नमेंट की जो स्ट्रैटेजी है वो अब तक काफ़ी क्लियर है, क्लियर एंड कट। इमरान खान साहब का पैगाम भी पार्लियामेंटेरियंस को यह है जी कि आप टफ टाइम दें, ईंट का जवाब पत्थर से दें। और फिर उसके बाद काबीना के इजलास के अंदर भी अहम फैसले हुए हैं। बजट इजलास के अंदर अपोजिशन का शोर शराबा जारी है। सियासी हिकमत अमली नजर ये आती है कि बजट के हवाले से तनकीद करनी है। अरेस्ट जो हुए हैं उस हवाले से अपोजिशन नैब के किरदार पर, अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस पर तनकीद कर रही है। तो मईशत पर भी इस पर जो है बात की जा रही है, और मईशत पर बजट और इकोनॉमिक सर्वे के पहलू में और उसके तनाजुर में यह कहा जा रहा है जी कि मईशत की जो बिगाड़ है उसकी जिम्मेदार पाकिस्तान तहरीक इंसाफी गवर्नमेंट है। पीटीआई जो कमीशन इंक्वायरी बना रही है तहकीकात के हवाले से, कर्जों के 10 साल के, उस हवाले से एक अहम पेशरफ्त यह हुई है कि हुसैन असगर साहब जो कि डिप्टी चेयरमैन नैब है, जो इससे पहले FIA में रह चुके हैं, एंटी करप्शन पंजाब में रह चुके हैं, उनको कहा गया अपॉइंट किया जा रहा है और काबीना मंजूरी दे चुकी है उनकी अपॉइंटमेंट की एज द हेड ऑफ दिस कमीशन। तो एक बड़ी डेवलपमेंट तो यह है। आज साद रफीक साहब की जमानत जो दरख्वास्त है मुस्तरद हुई, और उसके साथ साथ आपको ये बताते चलें कि एक अहम नाम मुश्ताक चीनी, मुबैना तौर पे जिसको फ्रंटमैन कहा जाता है, उसका एक बयान जो कल सामने आया था, उसकी भी कुछ तफसीलात आपके सामने रखेंगे कि आया ये जो बयानात आने का सिलसिला है ये सिर्फ बयानात और मीडिया तक रहता है या साबित भी हो सकेगा, ये बड़ा अहम सवाल है। उसमें क्या है बयान में, ये भी बताएंगे। पहले शहबाज शरीफ साहब की गुफ्तगू सुनते हैं कि क्या कहा उन्होंने मईशत की अबतर सूरत हाल के ऊपर। क्या कहते हैं शहबाज शरीफ साहब? अवाम दुश्मन बजट जो है, जो ये लेके आए हैं, यानी बारकैफ ये तफसील से इसको गुफ्तगू होगी, लेकिन इख्तिसार के साथ ये कहना चाहता हूँ कि इमरान खान नियाजी साहब और उनकी टीम आज से कुछ अरसा पहले कंटेनर पर खड़े होकर कितने बुलंदोबांग दावे करते थे, और क्या क्या अवाम को इन्होंने सबस बाग नहीं दिखाए, और लोगों को इन दावों के ज़रिए ये बावर कराने की कोशिश की हम यहाँ पर आपके लिए जन्नत बना देंगे माशी लिहाज से, समाजी लिहाज से। मगर आज इन 10 महीनों में जो इन्होंने ज़ालिमाना इक़दामात किए हैं और आवाम का माशी कत्ल किया है, वो जन्नत नहीं, इन्होंने उसको जहन्नम बना दिया है, और महंगाई आसमानों से बातें कर रही है। जनाब अली परवेज साहब जो कि मौजूद हैं हमारे साथ, पाकिस्तान मुस्लिम यूनियन के रुकन कौमी असम्बली इस्लामाबाद में। नासिर खान मूसा ज़ई साहब हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में। दोनों मेहमान शख्सियात का बहुत शुक्रिया, आज आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। अली परवेज साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। आपकी माशाल्लाह नॉलेज भी इकोनॉमी पर है स्ट्रॉन्ग, आप उस पर बात भी करेंगे। लेकिन एक तरफ आप लोग मईशत पर शोर कर रहे हैं और बजा कर रहे हैं, आपको पॉइंट्स उठा रहे हैं, आपका काम है, हक है आपका एहतजाज करना। दूसरी तरफ केसेस बढ़ रहे हैं। आपने जो फ्रंटमैन मुबैना नए नए निकल कर आते हैं, अब एक मुश्ताक चीनी है, उसका बयान आपके सामने रखूंगा, क्योंकि आप कहना क्या चाहेंगे इस पर, ये पूछूंगा आपसे। क्योंकि वो कहता है जी कि साल 2014 में मोहम्मद उस्मान जो थे, जो CFO थे, हमजा शहबाज, सलमान शहबाज और बेगम नुसरत शहबाज की मुख्तलिफ कंपनियों में, वो जो थे उन्होंने उनसे कहा कि 60 करोड़ की रकम जो है उसको वाइट करवाना है सलमान शहबाज की। और इस सिलसिले में उनका जो अकाउंट नंबर है बैंक अल्फला का, जो सुलेमान शहबाज का बादामी बाग ब्रांच अकाउंट नंबर 011315004 में उन्होंने फिर 214 मिलियन की एक अमाउंट TT करवाई, और फिर उसके बाद एक फेक लोन एग्रीमेंट कराया, जो बकौल इस पूरे मामले में इंकशाफ में उन्होंने जो बयान दिया उसमें सामने आया है। उन्होंने कहा इस तरह तकरीबन 50 करोड़ रुपए की जाली और फर्जी अदायगियां TTs के जरिए हुई, और फिर एक और कंपनी बनाई गई, और उस कंपनी का नाम उन्होंने बताया जी कि वकार एंड कंपनी है, जिससे तकरीबन 100 मिलियन मजीद हुआ, यानी 10 करोड़ रुपए की और ट्रांजेक्शन हुई। और फिर एक कर्जे का मुआहदा हुआ, उसमें फेक पेमेंट्स भी की गई। ये तमाम 60 करोड़ रुपए वाइट किया सुलेमान शहबाज साहब ने थ्रू चीनी, मुश्ताक चीनी और उनका बेटा यासिर मुश्ताक।
तो एक तरफ ये चल रहा है मामला, एक तरफ बजट चल रहा है, हो क्या रहा है अली परवेज साहब? ये साथ साथ चीजें चल रही हैं, आप कैसे देख रहे हैं मामला को? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुफियान, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपने प्रोग्राम में दावत दी और मुझे बड़े अच्छे अल्फाज से इंट्रोड्यूस किया इकोनॉमी की अंडरस्टैंडिंग के लिहाज से। देखें, इकोनॉमी के ऊपर आने से पहले जो बुनियादी बात सुफियान वो ये है कि जी हमारी जो पार्टी है वो बड़ा क्लियरली अपना अकाउंटेबिलिटी के बारे में एक अपना स्टांस रखती है। उन्होंने बड़ा क्लियरली हर फोरम के ऊपर कहा है कि हम चाहते हैं इस मुल्क में अकाउंटेबिलिटी हो, बट उसकी कुछ शराइत हैं। वो शराइत क्या हैं? हम चाहते हैं कि अकाउंटेबिलिटी जो हो अक्रॉस द बोर्ड होती हुई नजर आए, सब्जेक्ट टू ड्यू प्रोसेस, कानून के तहत होती हुई नजर आए, और इसके अंदर दोहरा मेयार नजर ना आए। कि आप देखें कि जब पंजाब के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर की बारी आती है तो आप उनको प्रीएम्प्टिव बेसिस के ऊपर बोगस चार्जेस के ऊपर अरेस्ट कर लेते हैं। जब केपीके के चीफ मिनिस्टर की बात आती है, मौजूदा डिफेंस मिनिस्टर की बात आती है, तो आप वो केस जो है वो कोल्ड स्टोरेज में डाल देते हैं। तो ये बुनियादी जो असूल हैं इसके तहत एहतसाब करें, हमें उसके ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आपने जो खास तौर पे सलमान शहबाज साहब के केस की बात की, देखें उसमें 3-4 बुनियादी चीजें हैं जो आपको समझने की जरूरत है कि जब मनी लॉन्ड्रिंग या जब इस किस्म की वाइटनिंग होती है तो मोस्टली पैसा बाहर जाता है मुल्क से। ये सारी जो ट्रांजैक्शंस जिनको आप रेफर कर रहे हैं, इसके बाद पैसा मुल्क के अंदर आया है। और दूसरी बात यह है कि इस मुल्क का जो कानून है उसके तहत इन ट्रांजैक्शंस को गवर्न होना है। और जिस साहब के पास, अगर ये चीनी साहब अपने आप को क्लेम करते हैं कि इनके पास प्रूफ्स अवेलेबल हैं कि जी इन्होंने पैसे वाइट करके दिए, तो इनको इस मुल्क की अदालतों के आगे, इस मुल्क की जो एजेंसीज हैं एहतसाब की, नैब हो या कोई और हो, उसके आगे ये बयानात देने चाहिए, कलम बंद करने चाहिए और इस प्रोसेस को एक ड्यू प्रोसेस के साथ आगे चलना चाहिए। ये मीडिया ट्रायल यहां पे किसी का नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको यह भी समझने की जरूरत है कि सलमान शहबाज साहब पब्लिक ऑफिस होल्डर कभी भी नहीं रहे। वो कारोबार करते हैं और कारोबारी जिंदगी के अंदर उनका एक अपना नाम है, अपनी एक शोहरत है। अगर ये टीटी वाला काम आपने चेक करना है जो आप देखते हैं और समझते हैं कि ये अब कोशर नहीं है, क्योंकि आप इस मुल्क की तारीख से वाकिफ हैं कि यहां के ऊपर ट्रांजैक्शंस टीटीज के ऊपर हर बिजनेसमैन की होती हैं, क्योंकि आपका जो पिछले 10-15 साल के अंदर फाइनेंशियल एक्सचेंज की जो रेगुलेशन थी वो इतनी टाइट थी कि लोगों को इस तरह की चीजों के ऊपर रिलाई करना पड़ा है। मुझे नहीं मालूम सलमान शहबाज साहब ने जो ये चीनी साहब क्लेम कर रहे हैं की है कि नहीं की है। अगर इनके पास अकाउंट डिटेल्स हैं, रिमिटेंसेस की कॉपी है, ये सारे सबूत हैं, तो इसका प्रॉपर फोरम नैब है या एहतसाब अदालत है। चीनी साहब को मीडिया ट्रायल बंद करें, वहां पे पेश करें, हम इसको सपोर्ट करते हैं। बट इसके साथ साथ अक्रॉस द बोर्ड जिसने ये काम किया है उस सबको इसी मेयार के ऊपर इवैल्यूएट करना चाहिए, चाहे वो हुकूमत में हो चाहे वो ऑपोजिशन में हो। आई एग्जैक्टली एग्री विद दिस कि मीडिया ट्रायल नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये बयान जो है जुडिशियल मजिस्ट्रेट को इन्होंने दिया है मुश्ताक चीनी साहब ने, और आपकी ये बात भी दुरुस्त है कि सबूत अगर है, क्योंकि वो उनका जो बयान है उसके अंदर वो अकाउंट नंबर उन्होंने कोट किए हुए हैं, जैसे बैंक अल्फला सर्कुलर रोड ब्रांच का अकाउंट नंबर कोट किया हुआ है 00371033371199, फिर अकाउंट नंबर्स कोट करके उन्होंने कहा है। आई होप उनके पास इसके दस्तावेजी सबूत भी हो कि उसको प्रूफ कर सकें। उसके बाद जो, लेकिन वो कहते हैं कि 98 से वो साथ है रमजान शुगर मिल में, जिनका रमजान शुगर मिल के होलसेल डीलर है 98 से, साल 2005 से वो हमजा शहबाज, सलमान शहबाज और रमजान शुगर के मामलात को देखना उन्होंने 2005 से शुरू किया। फिर कोई कासिम कय्यूम है, उसके थ्रू उन्होंने पैसा वाइट इन कराया। तो ये 98 से वाबस्तगी बताते हैं। इसके ऊपर बिफोर वी डू अ मीडिया ट्रायल, यहां पे इसके लिए जो इस मुल्क के अंदर एजेंसीज हैं जो इस किस्म की एक्टिविटीज को चेक करती हैं, उनका भी तो एहतसाब होना चाहिए ना। उनसे भी तो पूछना चाहिए एफबीआर से कि अगर इस किस्म की ट्रांजैक्शंस हो रही थी तो एफबीआर के अफसरान क्या सो रहे थे जो बैठ के रमजान शुगर मिल की किताबें चेक करते थे, मुश्ताक चीनी की किताबें चेक करते थे? तो उन एजेंसी से भी तो पूछना चाहिए कि ये जो डेटा या जो ट्रांजैक्शंस रेफर कर रहे हैं वो क्रेडिबल भी हैं कि यहां पे बोगस ट्रांजैक्शंस। इस बात में मैं आपसे एक बात कहूंगा, ये बात ये कि आप सही कह रहे हैं कि एफबीआर है, और हम यही कहते हैं कि एफबीआर किधर था, नैब किधर था, एफआईए किधर था, लेकिन आपकी गवर्नमेंट, आपकी जो पार्टी है, जो आपके जिन लोगों का नाम मैं ले रहा हूं, देवर इन गवर्नमेंट, आपको लगता है कि एफबीआर की इतनी हिम्मत थी कि वो किसी के ऊपर किसी ऐसे, क्योंकि इसमें मुश्ताक चीनी का ये मुझे नहीं पता झूठा बयान है या मतलब इसके सबूत है या नहीं, लेकिन वो एक जगह लिखता है कि मैं पैसा वाइट हो जाने की हालत में, ये गैर मुनासिब बात है। अपनी कंपनी के बैकग्राउंड में एक सेकंड का सवाल, जिन ट्रांजैक्शंस को रेफर कर रहे हैं वो
मुशर्रफ साहब के टाइम के अंदर भी इन्वेस्टिगेट हो चुकी हुई है सारी की सारी। इस मुल्क के कानून और ड्यू प्रोसेस के मुताबिक आप जरूर भांपें, पर इसके अलावा सिर्फ शहबाज शरीफ साहब को इसलिए कि वो गरीबों की बात करते हैं और इस हुकूमत के खिलाफ हैं, उनकी आल औलाद को सिर्फ इस वजह से टारगेट ना करें। यही मेयार जहांगीर तरीन साहब जो शुगर इंडस्ट्री में है उनके ऊपर भी लगाएं, लेकिन अली साहब हैं उनके ऊपर भी लगाएं और हर किसी पे लगाएं। आप इसके बाद जवाब कंप्लीट कर दें, क्योंकि ये कहते हैं कि मजीद बड़ा ये कि चीफ मिनिस्टर का बेटा और प्राइम मिनिस्टर का भतीजा होने की वजह से भी मेरे लिए सलमान शहबाज को इनकार करना मुमकिन नहीं था। राना अजीम साहब भी लाहौर में मौजूद है, हमारे साथ सीनियर सहाफी हैं। तो अली परवेज साहब वो कहते हैं, मुश्ताक चीनी कहता है कि वो सलमान शहबाज भतीजा है, चीफ प्राइम मिनिस्टर का बेटा है चीफ मिनिस्टर का, मैं कैसे मना कर सकता? तो मैं इसलिए बोल रहा हूं, फिर एफबीआर कैसे हाथ डाल सकता है जो चीफ मिनिस्टर के बेटे के ऊपर, प्राइम मिनिस्टर के भतीजे के ऊपर? ये बिल्कुल फ्रिवलस किस्म की गुफ्तगू है। जहांगीर तरीन साहब जो आज हुकूमत के अंदर बैठे हैं, इनके एटीएम है, क्या वो फेडरल मिनिस्टर मुशर्रफ साहब के नीचे नहीं थे? क्या परवेज इलाही जिन्होंने शुगर मिलें बेची हैं, क्या वो हुकूमत का हिस्सा नहीं रह चुके हुए? मैं तो आपको कह रहा हूं कि इस मुल्क के इदारे यहां पे एग्जिस्ट करते हैं। एफबीआर का काम है कि वो बताए कि ये डिक्लेयर्ड या इल डिक्लेयर्ड वेल्थ है कि नहीं है, क्या ये इनके मींस जस्टिफाई करते हैं कि नहीं करते, वो क्यों सोए हुए थे वो बताएं, उनको भी एहतसाब में लाएं और बाकी सब के ऊपर भी सेम स्टैंडर्ड अप्लाई करें। हम इसको अपनी जस्टिफिकेशन ऑन द अप्रोप्रिएट फोरम बिल्कुल देंगे। ठीक है, ऑन द अप्रोप्रिएट फोरम। आई एग्री विद दिस कि ये लीगल मामला है, इसको आप लीगली डील करेंगे, लेकिन फिर मसला ये है, नासिर हुसैन साहब आप इस पे क्या कहेंगे? नासिर साहब, क्योंकि मसला ये है कि जब नैब काम कर रहा है तो फिर तनकीद भी हो रही है कि नैब कर रहा है, और ये बात एक हद तक बिल्कुल ठीक है कि नैब कुछ लोगों को अरेस्ट नहीं करता, कुछ को अरेस्ट कर लेता है, आई एग्री विद दिस। लेकिन नासिर मूसा साहब, ये क्या केसेस हैं, ये क्या माजरा है? आपकी गवर्नमेंट क्या करेगी इन केसेस को लेकर? किस तरह बढ़ेंगे आप लोग? आपकी क्या अपनी इस पर हुक्म अमली होगी? नासिर साहब। सुफियान साहब, बेसिकली मलिक साहब बहुत नाइस बंदा है, लेकिन बेचारा क्या कर रहे, पार्टी को भी डिफेंड भी करना है, क्योंकि जिस तरह आपने खुद कह दिया कि जो एफबीआर क्या कर लेती उस टाइम, यही इदारे हैं, यही खान साहब के, यही पीटीआई गवर्नमेंट की क्रेडिट है कि आजकल जो इदारे हैं वो बिल्कुल फ्री है, वो इंडिपेंडेंट है। देखो जो कुछ ये कर रहे हैं, मेरे ख्याल में जो जिन लोगों पे जो केस बने हुए हैं, खासकर जो नवाज शरीफ साहब पे है या जो पहले थे, तो ये उन्हीं की दौर में पनामा से लेकर अभी तक उन पे केस आ रहे। क्या जो पनामा का जो केस था या जो पहले जो केस बने हुए, क्या उसमें खान साहब ने क्या यही वो अदालत है? अब इन्वेस्टिगेशन, ये कह रहे कि इन्वेस्टिगेशन गलत है, इन्वेस्टिगेशन कौन कर रहा है? यही एफबीआर वाले हैं, यही अदालत है। अगर इस बात को यहीं से जोड़ लें, क्या रोल है? मैं इस ब्रेक का कहा जा रहा है, तो इस बात को यहीं से जोड़ता हूं के साथ, हम यहीं से आते हैं इस बात को कि अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस पर पीटीआई पे तनकीदें उठ रही हैं, उंगलियां उठ रही हैं। ये जो बयानात ऐसे आ रहे हैं, आखिरकार इनकी हैसियत सिर्फ मीडिया की हद तक है या लीगली ये जस्टिफाई हो सकते हैं? लीगली आगे जाके कोर्ट ऑफ लॉ में एक्शनेबल एविडेंस इनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, इनके तहत नहीं हो सकती? आफ्टर दिस ब्रेक करते हैं बेनकाब, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में अहम तरीन सवालात उठा रहे हैं। अब इस तरह के बयानात जब जैसे मुश्ताक चीनी का बयान सामने आया है, आपके सामने रखा है, इसको लीगली इसकी क्या हैसियत है, आगे इस केस पर क्या इफेक्ट पड़ सकता है, ये कानून का काम है, आगे किस तरह मामला बढ़ता है। मीडिया ट्रायल करना भी यहाँ मकसद नहीं है, लेकिन जब एहतसाब का अमल जो चल रहा है, इस एहतसाब के अमल में इस तरह के बयानात सामने आ रहे हैं, पीटीआई क्या इस पर लाहमल लगती है, ये हम जान रहे थे। हमारे साथ नासिर मूसा साहब पीटीआई के एमएनए और अली परवेज साहब ने बड़ा मुफस्सल तरीके से नून लीग का मौके पे बताया। मुश्ताक चीनी कहते हैं कि मैं कारोबार और पैसा वाइट हो जाने की लालच में ये काम करता रहा, मुझे अपने गुनाह का एहसास है और मैंने कानून की मदद के लिए हकायक बयान कर दिए हैं और यही बयान अदालत में देने के लिए तैयार हूं। मुझे अपने जुर्म का एहसास है, मुझसे गलती सरजद हुई, मुझे माफी दी जाए। ये भी उसने आखिर में लिखा है कि मुझे माफी दी जाए। अकाउंट नंबर्स के साथ सारी डिटेल मौजूद है। नासिर मूसा साहब, ये कहते हैं 60 करोड़ रुपए इसने वाइट इन किए फॉर सलमान। इस तरह तो पता नहीं कितने लोग, जरदारी साहब के नहीं भी ऐसे बयान आ चुके हैं सामने, नवाज शरीफ साहब के पता नहीं कितने फ्रंटमैन आ चुके हैं। होता कुछ आगे है नहीं मामला, नैब आगे प्रोसिक्यूट ही नहीं कर पाती केस को। ये भी ऐसी एक मामला है या क्या है ये नासिर साहब?
नहीं सुफियान साहब, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। देखो ये पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख में 70 साल में इस तरह हो रहा है कि जो मुल्क के हुक्मरान रह चुके हैं उन पे हाथ डाला गया है। ये खान साहब की पीटीआई हुकूमत की क्रेडिट है, चाहे वो अपोजिशन में से हो या हुकूमत में से है। अभी हुकूमत में से अलीम खान और जो पंजाब का जो मिनिस्टर है उस पर भी हाथ डाला गया। ये मेरे ख्याल में एक अच्छा और खुश आइंद इकदाम है खान साहब का कि जो भी करप्ट हो, चाहे अपोजिशन से हो या हुक्मरान हुकूमत से हो, उसमें करना चाहिए। क्योंकि ये मुल्क के जो लोग मुंतखब होकर नुमाइंदे आते हैं वो अवाम उनसे तवक्कुआत करते हैं कि वो उनके लिए काम करे, उनकी खिदमत करे, उनकी खुशहाली के लिए वो सोचेंगे। लेकिन 70 साल से ये हुआ है कि लोगों ने जो मुंतखब नुमाइंदे खुद उनने अपने लिए सोचा है, अपने बच्चों के लिए सोचा है और अपने मुस्तकबिल के लिए सोचा है, अवाम के लिए नहीं सोचा है। खान साहब पहली दफा पाकिस्तान के अवाम के खुसूसन मुस्तकबिल की उम्मीद है और इंशाल्लाह जिस डगर पे और जिस तरीके से वो चल रहे, वो कह रहे कि मैं किसी की चोर को, इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि जो अपोजिशन वाले ये कह रहे कि सिर्फ उसने अपोजिशन को टारगेट किया। खान साहब का मिशन है कि जो भी चोर हो, चाहे जिस शोबे से ताल्लुक रहे हो, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे ब्यूरोक्रेट्स हो, चाहे सियासी हो, हर एक को वो पकड़ रहे। और आप देख रहे हैं कि जो मुश्ताक चीनी है ये पीटीआई का ना रुकन है और ना कोई है, ये उन्हीं लोगों का मैनेजर था और उन्हीं कारोबार को संभाल रहा था। 70 करोड़ रुपए से ये देखो ये टीटी हो रहे थे और जिस तरीके से ये इन लोगों को पाकिस्तान से किक बैक से और करप्शन से पैसे लेकर और फिर वापस वो क्लियर कर रहे थे, तो मेरे ख्याल में ये सामने है। और ये जो जितने भी आपके मुकदमात हैं, ये आप उसके देख ले, उनके रिकॉर्ड देख ले। जो जरदारी साहब पीपल पार्टी के जो लीडर जरदारी साहब है, वो इन नून लीग के खिलाफ कैसे करप्शन के इल्जामात लगा रहे थे, जिस तरीके से नून लीग की जो लीडरशिप थी वो जरदारी के खिलाफ वो पीपल पार्टी के साथ कैसे गए। तो खान साहब ने आके सिर्फ वो दूध का दूध और पानी का पानी वो कर रहे हैं। तो वो देखो ये सिर्फ कर रहे हैं और जो कुछ भी कर रहा है वो पीटीआई हुकूमत या उसमें खान साहब का या हुकूमत का कोई नहीं, वो इदारे कर रहे हैं। चाहे नेब है, ये पाकिस्तान का इदारा है, नेब में जो चेयरमैन बैठा हुआ ये पीपल पार्टी और नून लीग का मुंतखब नुमाइंदा है, और जो इदारे हैं जो जुडिशरी है ये पूरी पाकिस्तान का इदारा है। किसी पीटीआई लेकिन सवाल ये कि लोग अब तवक्को आप पकड़ रहे हैं, 11 साल जरदारी साहब जेल में रहे, उनसे रिकवरी कोई नहीं हुई, ये पकड़ रही है नैब। लेकिन असल मसला लोग, अगर ऐसा हुआ है जो इन इल्जामात और ये सारी चीजों सामने आती है मीडिया में, तो लोग कहते हैं फिर पैसा वापस आए ना। पैसा भी कोई अभी जो 10 माह 11 माह आपके रहे हैं गवर्नमेंट के, कितने लोग पकड़े गए, कितना रिकवर हुआ पैसा? 1 रुपया नहीं हुआ। कहां से आया पैसा? तो कहीं से नहीं आ रहा। सिर्फ गिरफ्तार करके रख देने से कौन सा क्या हो रहा है? पैसा आएगा जी नहीं, पैसा आएगा। जिस तरीके से मुश्ताक चीनी वादा माफ गवाह बन के वो कह रहे हैं कि इतने करोड़ रुपए मैंने इस तरीके से ट्रांजैक्शन की, तो डेफिनेटली अदालत ये फैसला लेके कि जितने करोड़ रुपए कौम से आपने गलत तरीके से लिए ये आएंगे। इस तरीके से अरबों रुपए इंशाल्लाह आएंगे। अभी रेफरेंस और मजीद आ रहे हैं, अभी तो शुरू हुए, आगाज हुआ है इंशाल्लाह। तो अली परवेज साहब कहते हैं जहांगीर तरीन साहब से पैसा भी आएगा क्या? उन्होंने भी तो पैसा है वो इनसाइडर ट्रेडिंग करी है, जहांगीर तरीन साहब ने इनसाइडर ट्रेडिंग करी है, पता नहीं माली के नाम पर किस किस के नाम पर मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर भी कन्विक्ट हो चुके हुए हैं। तो वो क्या जहांगीर तरीन साहब का पैसा भी वापस लाएंगे आप लोग इस तरह से, इसी अज़म के साथ? नासिर साहब देखो जो भी होगा, हम पीटीआई के ये क्रेडिट है, पीटीआई ये कह रहे हैं कि पीटीआई किसी को डिफेंड नहीं करेगी, ना हम अपने लीडर को, ना हम अपने पार्टी में से जो चोर लोग ना हम उनको डिफेंड करेंगे और ना ही अपोजिशन वालों को छोड़ेंगे। हमारा ये स्टांस है, ये स्टांस अपोजिशन का भी होना चाहिए कि अगर अपोजिशन में से किसी को पकड़ रहे हैं तो मलिक साहब को उनको डिफेंड नहीं कर देना चाहिए और सिर्फ ये कर देना चाहिए हाँ अगर कहीं पर उनमें फ्लॉ नजर आ रहे हैं उनको तो ये उसमें करें, वो अदालत में जाके अपना मौक़िफ़ पेश करें। एक दूसरी ये कि हम अपने पूरे निजाम और सिस्टम को ब्लॉक ठीक है। एक और अहम खबर, राना अजीम साहब सीनियर सहाफ़ी मौजूद है। राना अजीम साहब, मैं आपकी आज मैंने स्टोरी पढ़ी भी और मैं इससे पहले कि उस खबर पर आऊं जो आप आज आपने बताई है, आपने ब्रेक की है, मैं उससे पहले बिलावल भुट्टो साहब और मौलाना फजल रहमान साहब का एक साउंड बाइट सुना के फिर आपसे पूछूंगा कि शहबाज शरीफ साहब की तकरीर पर पीपल्स पार्टी को नाराजगी है या आपने क्यों आपने ऐसा लिखा है। पहले सुनते हैं कि बिलावल भुट्टो साहब ने क्या कहा, लेट्स हियर दिस, फिर आपको राना अजीम साहब की तरफ लेके चलते हैं। लेट्स हियर दिस। ये अवाम दुश्मन बजट है जो मैं समझता हूँ इस मुल्क के लिए मुआशी खुदकुशी है, जो कि एक इंटरनेशनल इदारा के हुक्म पे ये बजट बना। पाकिस्तानियों ने ये बजट नहीं बनाया, ये बाहर का बना हुआ बजट यहाँ पेश हो रहा है। और हम समझते हैं कि सारे जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं हमें मिल के काम करना चाहिए, हमें
इसको अपोज करना चाहिए, पूरा कोशिश होना चाहिए कि हम ये अवाम दुश्मन बजट को पास ना होने दें। जो मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क किया है, तो जाहिर है कि आज जब गरीब कौम, गरीब इंसान कर्ब में है और वो आज बाज़ार में राशन ख़रीदने के काबिल नहीं रहा है, वो इस बजट के बाद शायद बिजली और गैस के बिल भी अदा नहीं कर सकेगा। तो इस वक्त हम आम आदमी के साथ खड़े होने के लिए मुत्तफ़िक़ हैं और उसके लिए मैदान में उतरने के लिए भी हमारा इत्तिफ़ाक़ राय है। तो जहां इत्तिफ़ाक़ राय की बातें हैं, वहां राना अजीम साहब आपने लिखा है कि शहबाज शरीफ साहब ने जरदारी साहब के प्रोडक्शन ऑर्डर का उस तरह तस्करा नहीं किया जिस वजह से पीपल्स पार्टी नाला है, नाराज है उनकी तकरीर से। ये क्या खबर है जो आपने आज लिखी है? राना साहब डिटेल्स बताएं जरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने देखें जो खबर लिखी है मैं उस पर स्टैंड भी कर रहा हूँ और इस पर अभी आपने बिलावल भुट्टो की एक तकरीर सुनाई जिसमें बिलावल साहब ने कहा कि तमाम अपोजिशन को मुत्तहिद होना होगा। उन्होंने ये नहीं कहा कि तमाम अपोजिशन मुत्तहिद हो चुकी है। देखें ये मामला तय हो चुका था कि जब तक असफ अली जरदारी और ख्वाजा साद रफीक के प्रोडक्शन आर्डर जारी नहीं होते उस वक्त तक बजट इजलास में कि बजट जो इजलास है उस पर बहस नहीं होने दी जाएगी। देखें कल जब तकरीर शुरू होती है तो मियां शहबाज शरीफ साहब ने बिल्कुल कहा असफ अली जरदारी और ख्वाजा साद रफीक के प्रोडक्शन आर्डर जारी किए जाए, लेकिन उसके फौरी बाद जब स्पीकर ने कहा जी आप बजट पर बहस करें, आपका मैंने मौक़िफ़ सुन लिया है, तो कानून इनका जो तय था वो ये था कि जब तक आर्डर जारी नहीं होंगे उस वक्त तक बहस में हिस्सा नहीं लिया जाएगा। मगर बहस शुरू हो गई। मियाँ साहब ने चंद अल्फाज अदा किए, तकरीर की, उसमें उन्होंने मौक़िफ़ बयान किया कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने क्या क्या किया था, बिजली पर किस तरह बिजली लोड शेडिंग पर काबू पाया था और मियाँ नवाज शरीफ का क्या क्रेडिट था। फिर उसमें उन्होंने एक ये भी कहा कि मुशर्रफ दौर और दीगर दौर में जो बिजली का बुरा हाल हुआ, मुशर्रफ के बाद किसका दौर आया था, बिजली का बुरा हाल किसके दौर में हुआ था, पंखा लेकर मीनार पाकिस्तान में किसके दौर में बैठे थे, किसको कहा गया था कि लोड शेडिंग इनकी वजह से है, किसने बिजली का बेड़ा। जब ये सारी बातें गुफ्तगू मियां शहबाज शरीफ साहब ने की तो उसके बाद इजलास जब ख़त्म हो जाता है, जब उसको स्पीकर जो है इजलास को मुलतवी कर देते हैं अगले रोज़ के लिए, तो उसके बाद देखें कि इजलास में बजट पर बहस शुरू हो गई, बाकायदा शुरू हो गई। अली परवेज साहब मेरे छोटे भाई भी है, भाइयों की तरह ये बैठे हैं, इनको पता है जब बहस शुरू हो जाती है, जब हिस्सा बन जाता है उसका, तो आज भी कुछ देर के लिए बहस हुई, अपोजिशन लीडर जब शुरू कर देते हैं तो इसका मतलब है वो पहला मुतालबा जिस पर इन्होंने स्टैंड लिया था कि जब तक आसिफ अली जरदारी और ख्वाजा साद रफीक के आर्डर जारी नहीं होते उस वक्त तक बजट जो है बहस में हिस्सा नहीं लिया जाएगा, बजट जो है उसको मंजूर से लेकर उस पर कार्रवाई में हिस्सा ही नहीं लिया जाएगा। पहले एक मुतालबा है जिसको माना जाए, ये कोई नहीं माना गया, ये वर्बल एग्रीमेंट था, जब नहीं माना गया राणा साहब ये अंडरस्टैंडिंग जो थी पीपल्स पार्टी और पीएमएल की, वो बात है जो मैं नहीं कह रहा, ये वो बात है जो मैं नहीं कह रहा, जो बिलावल भुट्टो ने लाहौर में कही, जो उन्होंने इत्तेजाज हुसैन के घर के बाहर भी कही, जो पीपल्स पार्टी ने अपनी पार्लिमानी पार्टी के इजलास में भी कही, जो उन्होंने स्पीकर से मुलाकात के दौरान जब पीपल्स पार्टी नून लीग का वफद स्पीकर से मुलाकात में गया था तो उस वक्त भी कही। ये मेरी बात नहीं, अल्फाज नहीं है, ये उनके अपने अल्फाज है। और पहला उनका असेंबली में ये मुतालबा नहीं चल रहा कि बजट जालमाना है, बजट में ये चीजें महंगी हैं, बजट में ये चीजें खराब है, उनका एक ही मुतालबा है अभी तक चल रहा है, वो क्या है कि आसिफ अली जरदारी जो है उनके प्रोटेक्शन आर्डर जारी किए जाए, उनको बुलाया जाए। क्या राजा परवेज अशरफ ने अपनी तकरीर में या पीपल्स पार्टी के किसी और रहनुमा ने अपनी तकरीर के आगाज में ये कहा है कि इस बजट को ये बजट जालमाना है, इसमें जालमाना टैक्स लगाए गए हैं? एक ही अल्फाज वो अदा कर रहे हैं। आज भी स्पीकर के कमरे के बाहर जो उन्होंने एहतजाज किया, डिप्टी स्पीकर के कमरे के बाहर किया, उसमें क्या हमें दे दो आज़ादी, उन्होंने क्या मांगा? उन्होंने कहा जी प्रोटेक्शन आर्डर जारी कीजिए। इस वक्त भी जब आपका प्रोग्राम चल रहा है तो जो पार्लियामेंट्री लीडर उनसे मिल रहे हैं वो ये कहने के लिए नहीं मिल रहे क्या भाई हम बजट में ये तब्दीलियां लाना चाहते हैं, वो ये कह रहे हैं कि जनाब आसिफ अली जरदारी और ख्वाजा साद रफीक के आर्डर जारी। अच्छा अली परवेज साहब, आपका मुतालबा एक है, राणा साहब अली परवेज साहब इस पर क्या होता है? ये अली साहब आपका मौकिफ पार्टी का क्या है जी? शहबाज शरीफ साहब ने क्या वाकई में कोई ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया है पीपल्स पार्टी के साथ? जो वो चाह रही थी वो नहीं कहा, उन्होंने बजट आगाज कर दिया तकरीर का, उस बहस का।
अली साहब देखें सुफियान साहब, राना अजीम साहब मेरे बड़े भाई हैं, नहायती काबिल एहतराम है। उस पे आने से पहले जो मेरे भाई इधर नासिर साहब ने बात की कि इदारे यहाँ पे बड़े खूबसूरती से अपनी इंडिपेंडेंस के साथ काम कर रहे हैं, मैं सिर्फ इनको ये याद करवा दूं 1 मिनट के अंदर, क्या लोग ये समझते हैं, इतने बेवकूफ़ हैं कि वो भूल गए हैं कि चौधरी फवाद साहब किस तरह टीवी पे आके पहले बता देते थे कि आज किसको अरेस्ट होना है, किसको आज पकड़ा जाएगा। क्या लोग ये भूल गए हैं कि डीजी नैब जाके अकाउंटेबिलिटी कोर्ट के जजों को किस तरह मिलते थे? क्या वो जाके भूल गए कि चेयरमैन नैब साहब ने अभी रिसेंटली आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि अगर आज मैं हुकूमती वुज़रा के खिलाफ काम करूं तो इनकी हुकूमत जो है वो मिनट के अंदर गिर जाए। और उसके बाद किस तरह से इमरान खान साहब ने अपने दोस्त के चैनल के ऊपर उनके ऊपर सपोजिडली वीडियोस और उनकी वो ऑडियो क्लिप रिलीज की गई थी। तो ये सारी बातें हमें काइंडली ना बताएं। मैंने आपसे पहले कहा है कि एहतसाब का अमल कोर्ट के अंदर सब्जेक्ट टू ड्यू प्रोसेस अक्रॉस द बोर्ड होता हुआ चलता नजर आए, हम उसके ऊपर बिल्कुल करेंगे। पर इसके साथ साथ सुफियान आपसे भी ये गिला है कि आपने जो अलेजेड मनी लॉन्ड्रिंग शहबाज साहब की, सलमान शहबाज साहब की बात की, मगर इस मुल्क के अंदर जो सनत याफ्ता मनी लॉन्ड्रर है, जो जहांगीर तरीन साहब की शक्ल के अंदर जो एपेक्स फोरम के ऊपर सुप्रीम कोर्ट की हर अपील भी रिजेक्ट हो गई हुई है, उसके ऊपर आपने उनका नाम नहीं लिया क्योंकि वो आज भी इमरान खान साहब के दाएं और बाएं उस किस्म के लोग नजर आते हैं। अच्छा, अब एक ब्रेक अली साहब, मैं जो अगर इस बात को से जोड़ते हैं अली साहब, मैं आपसे मांगता हूं एक ब्रेक के बाद इससे आपका जो जवाब पूरा लेना है कि शहबाज शरीफ साहब ने तकरीर में क्या नहीं कहा जिसकी वजह से पीपल्स पार्टी नाला हुई, अगर हकीकत है या नहीं है, नून लीग का मौकिफ क्या है, और फिर एहतसाब के अमल के हवाले से कुछ और डेवलपमेंट्स। आफ्टर दिस ब्रेक हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। बेनकाब में अहम तरीन सवालात मुश्ताक चीनी से लेकर एहतसाब का इस अमल, मौजूदा अपोजिशन की तकारीर और उनके पीछे क्या सियासत है। अली परवेज साहब, आप गुफ्तगू फरमा रहे थे, ब्रेक पर हम गए थे, क्या वजह है जी? अगर उस सवाल के हिस्से पे आ जाए, राना अजीम साहब ने जो कहा है, क्या वाकई में यह हकीकत है कि पीपल्स पार्टी नाला है, प्रोडक्शन ऑर्डर का जिक्र नहीं किया उस तरह से जिस तरह करना चाहिए था शहबाज शरीफ साहब को, और बहस का आगाज कर दिया बजट पर? अली परवेज साहब। सिफान, मैं उससे पहले फिर वो एक जो बात बीच में रह गई थी कि मेरे भाई नासिर साहब को चाहिए कि हमें वो प्रोजेक्ट भी बताएं जिसके ऊपर ये एलिजिडली कह रहे हैं किकबैक है, क्योंकि हमने तो लाहौर हाई कोर्ट के अंदर साफ पानी का केस देखा है, किस तरह से जज साहिबान ने उठा के बाहर फेंका है क्योंकि एक क्रेडिबल एविडेंस वहां पे प्रेजेंट नहीं हो सकी। मसला ये है कि क्योंकि ये गवर्नेंस अपनी दिखा नहीं सके, ये चाहते हैं कि लोगों की अटेंशन ट्रक के पीछे लगी रहे। वो आपने देखा है कि 4000 अरब का तो कर्जा माशाल्लाह 10 महीने में ये ले चुके हुए हैं। क्रिकेट टीम की मैनेजमेंट इनसे होती नहीं क्योंकि अपने दोस्तों को नवाजना है, मानी साहब को पीसीबी का चेयरमैन बनाना है, अपने दोस्त को कहना है कि मैच से पहले इनके टीम का लेट तक खाना कराओ और उसके बाद उनको शीशा पिलाने ले जाओ। जो बंदा अपनी टीम को कंट्रोल कर नहीं सकता उसने इस मुल्क को क्या गवर्नेंस देनी है। अब जहां तक ऑपोजिशन की आपने बात की, देखें हमारी बजट स्ट्रेटजी भी और जो बजट की डिबेट का मामला है, ये जॉइंट ऑपोजिशन पार्टीज की मीटिंग हुई थी जिसमें शहबाज शरीफ साहब ने, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने, हैदरी साहब ने, सब ने बैठ के चेयर किया था और लाए अमल तय किया था। बजट के स्पीच के अंदर भी यही तय हुआ था कि हम बैठ के सुनना चाहेंगे कि ये गवर्नमेंट क्या स्पीच लेके आती है, और जब हमारी तसल्ली नहीं होगी कि ये एक गरीब दोस्त या इस मुल्क की बेहतरी के लिए बजट है तो उस वक्त हम अपना प्रोटेस्ट शुरू करेंगे। उसी तरह जब ये प्रोडक्शन ऑर्डर की भी बात आई तो सारी ऑपोजिशन पार्टीज ने डिसाइड किया मिलके कि हम स्पीकर साहब के ऊपर प्रेशर डालेंगे। उनके जो धरना हुआ उनके दफ्तर के बाहर, उसमें हमारी पार्टी के भी नुमाइंदे बैठे और उसके अंदर बात हुई कि जाके ये कोई आप खैरात नहीं कर रहे हैं प्रोडक्शन ऑर्डर, दिस इज अ मैटर ऑफ राइट फॉर एनी इलेक्टेड एमएनए के वो अपने हल्के की नुमाइंदगी करे, असेंबली के फ्लोर के ऊपर आके अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे। तो उसके ऊपर स्पीकर साहब ने जो अनऑफिशियली कहा कि मेरे पास प्रेशर बहुत ज्यादा है, मैं नहीं इशू कर सकता, तो इस चीज के ऊपर एहतजाज हुआ और उसके बाद ये बात डिसाइड हुई कि शहबाज शरीफ साहब को अगर इस बजट की स्पीच को, डिबेट को ओपन करना है तो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को बहस का आगाज करना पड़ेगा।
पिछले 4 दिन के अंदर शहबाज शरीफ साहब मेरे ख्याल से मुश्किल से 5 मिनट तकरीर कर चुके हैं, क्योंकि हमारे जो दोस्त पीटीआई के हैं वो एहतजाज कर रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब को पोडियम क्यों आपने लगा के दिया है और वो अपने कागज ऊपर पोडियम पे रख के क्यों बहस कर रहे हैं। और जहां तक मेरे बड़े भाई राना अजीम साहब ने कहा कि पीपल्स पार्टी ने कोई अपनी तकरीरों के अंदर बात नहीं की, तो मैं सिर्फ इनकी गोशगुजार ये कर दूं बात कि शहबाज शरीफ साहब की पहली स्पीच है जो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन करता है। अभी तक पीपल्स पार्टी के किसी बंदे ने कोई स्पीच नहीं की, सिर्फ पॉइंट ऑफ ऑर्डर के ऊपर शहबाज साहब की इजाजत के साथ, उनकी मुशावरत के साथ ये इशू बार बार रेज किया है कि प्रोडक्शन ऑर्डर जो हर एमएनए का एक राइट है कि अगर वो डिटेंशन में हो, असेंबली जब सेशन में हो तो आके अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे, चाहे वो जरदारी साहब हो, चाहे ख्वाजा साद रफीक साहब हो या कोई और हो। ये सिर्फ उन्होंने मैटर ऑफ राइट और प्रिंसिपल एस्टैब्लिश किया, इसके अलावा उसके ऊपर कोई बात नहीं हुई। तो नासिर यूसुफजई साहब तसल्ली रखें, इंशाल्लाह सब इनके साथ ऑपोजिशन पार्टीज इकट्ठी हैं और भरपूर कोशिश करेंगी कि ये जो मांगे टांगे की 6 वोटों की हुकूमत है इसके अंदर हम बजट के अंदर डिफीट देने की कोशिश करें। नासिर साहब, आपको तो हमें जहां तक इल्म है खान साहब ने कहा है कि आप भी ईंट का जवाब पत्थर से दें, कैसे यानी बोलने नहीं देंगे इनको, क्या करेंगे? प्रोडक्शन ऑर्डर भी जारी नहीं करेंगे, इनको बोलने नहीं देंगे, क्या हिकमत अमली होगी आपकी? और फिर इस मौजूदा बजट में बड़ी मुश्किलात है, जीरो रेटिंग खत्म हुई है, आप वैसी चैलेंजेस दरपेश है, कन्फ्रंट कर रहे हैं आपको चारों तरफ से, आपको लगता है इस माहौल के अंदर और मुश्किल हो जाएगा आपके लिए सर्वाइव करना पॉलिटिकली? नासिर मूसा साहब। सफियान साहब, पहले तो मैं ये अर्ज करूंगा, मलक साहब ने जो कह दिया है, बेसिकली शहबाज शरीफ साहब एक गैरतमंद पंजाबी है। उनको अपनी ही अल्फाज याद है जब वो कहते थे कि मैं जरदारी को गलियों में घसीटूंगा और उनसे करप्शन के जो आवाम का लूटा हुआ पैसा है वो ले आऊँगा, तो इसलिए वो प्रोडक्शन आर्डर में इतना वो दिलचस्पी नहीं ले रहे। उनको पीपल पार्टी को वो करप्ट ही ये लोग कह रहे हैं। तो मेरे ख्याल में नून लीग को हमारे साथ देना चाहिए कि जो जरदारी की है उनका साथ नहीं दे रहे, बेसिकली वो लग भी रहा है कि वो नहीं दे रहे क्योंकि उनका हकीकत का पता है। दूसरा, आपने एक क्लिप दिखाया है कि जो बिलावल साहब कह रहे कि ये अवाम दुश्मन बजट है, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि 70 साल से जो अवाम दोस्त और या जो मुहब्ब वतन पाकिस्तानियों ने बजट बनाए हैं तो उसका इनका आउटपुट रिजल्ट क्या है? 24,000 से 30,000 अरब रुपए पाकिस्तान आजकल मकरूज है। मुझे ये बताइए पाकिस्तान को किस सिमत में ले जा रहे थे, और ये बता दीजिए कि ये पाकिस्तान की स्टेबिलिटी, इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी कब थी? क्योंकि पहले बजट तो मुहब्ब वतन पाकिस्तानियों ने और अवाम दोस्त बजट थे, तो उसका जो खमियाजा था और जो अवाम दुश्मन तो वो बजट थे। मेरे ख्याल में ये कौम जो अभी हम एक ट्रैक पे जा रहे हैं, डेफिनेटली इस बजट में जो कि एक मुल्क 30,000 मकरूज अरब मकरूज हो तो डेफिनेटली हमें सख्त और मुश्किल फैसले एक सवाल और पूछा था कि आप उस कर्ज की तहकीकात करेंगे जो 5,000 अरब आपने ले लिया इस गवर्नमेंट ने 10 माह के दौरान, तो उसकी भी तहकीकात करेगा ये इंक्वायरी कमीशन हुसैन असगर वाला? बिल्कुल ठीक है, ये नासिर साहब से बिल्कुल इंशाल्लाह इसको आपको पाकिस्तान को उनका रिजल्ट नजर आएगा। अच्छा। जो पहले 24,000 अरब लेके वो इसके लिए तहकीक कमीशन बनाया जा रहा है कि वो कहां पे खर्च हुए, और इंशाल्लाह जो हमने कर्ज लिया है ये कौम के सामने आ जाएगा और आप भी देखेंगे इंशाल्लाह हमारी मुल्क और हमारी इकोनॉमी वो कैसे आएगा सामने? वो तहकीकात होगी उसकी, वो आप कैसे खुद सामने लाएंगे या वो तहकीकात के जरिए वो भी सामने आएगा कि वो कैसे आया 5,000 अरब? मुझे पता है वो आपने इसलिए लिया कि आप कर्ज वापस कर सकें। अभी तो वो डेट सर्विसिंग में ज्यादा गया सूद की अदायगियों में। अभी तो वो कोई अभी तो देखो जो हम कुछ ले रहे हैं वो उनकी गंद को साफ करने के लिए, क्योंकि कुछ सूद के मद में जा रहे हैं और कुछ असल अमाउंट है उसमें जा रहे हैं, तो हमारे पास तो वो पोजीशन भी अभी नहीं आई है जो देखो। लेकिन इंशाल्लाह जो हमने जो अभी बजट पेश किया है, अच्छा ये बजट पे क्यों, पहले मुझे ये बता दिया जाए कि बजट पे हम एहतजाज नहीं करें, बजट पे ये एहतजाज करें जब शहबाज शरीफ साहब खड़े हो जाते हैं तो पीपल पार्टी वाले खड़े हो जाते हैं और वो उनमें मुदाखलत करते हैं और अपने लीडर को प्रोडक्शन ऑर्डर के लिए करते हैं। तो ये हम नहीं कर रहे हैं, ये बेसिकली सबोटाज करना चाहते हैं। और जब ये अगर इतना थे कि ये हम बजट को सुन लेते तो मेरे ख्याल में उनको चाहिए था कि बजट को वो सुन लेते और बजट में जो नकाइज थे उन पे वो कर लेते, लेकिन उस टाइम तो उन्होंने नहीं सुना है। और अब उनको ये है कि जो इतराजात वो उठा रहे वो इसके लिए वो माहौल को खामोश माहौल में वो करना चाहते हैं। राणा साहब, आप अगर इस पे कुछ कहना चाहिए। दूसरी बात राणा साहब, जो आपकी इन्वेस्टिगेटिव तहकीकाती भी साफत है, ये अभी हमने शुरू के हिस्से में आप उस वक्त सिर्फ ऑन कॉल थे, वीडियो कनेक्शन शायद नहीं था उस वक्त, तो मुश्ताक चीनी के एतराफी बयानात वगैरह दिखाए थे और नून लीग का मौक़िफ़ वाज़ेह है जी कि अगर ये है तो आप इसको सबूत अगर उसके पास है तो कोर्ट ऑफ लॉ में जाए, एक्शनेबल एविडेंस है तो साबित करें उन बातों को।
ये कितना अहम है मुश्ताक चीनी का जो बयान है आपकी नजर में, या ये सिर्फ एक कागज का टुकड़ा जी, मीडिया ट्रायल है, टिकर्स है, शोज है बस और फिर खत्म? नहीं, कोई मीडिया ट्रायल नहीं। देखें ये इसी तरह मीडिया ट्रायल है, जिस तरह ये कहते हैं कि ये मीडिया ट्रायल, अगर ये मीडिया ट्रायल है तो ये मीडिया ट्रायल इससे पहले, बहुत पहले मुस्लिम लीग नून करती रही है। आसफ अली जरदारी को जब गिरफ्तार किया गया, अखबारात के वो इश्तिहारात की कंपेन देखें, वो उस वक्त इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इस तरह नहीं था। ये साबका दौर की मैं बात बता रहा हूँ, जिस वक्त आसफ जरदारी को गिरफ्तार करके जो 11 साल की बात अभी मेरे भाई अली परवेज साहब ने किया है कि उनके पास क्या निकला था, भाई वो निकालना आपका काम था, आपकी हुकूमत ने गिरफ्तार किया था, उस वक्त के नैब आप लोगों ने बनाई थी, उन्होंने गिरफ्तार किया था, इल्जाम सारे हुकूमत ने लगाए थे। इसी तरह देखें ख्वाजा साद रफी की गिरफ्तारी के वक्त कहा गया कि उस पर वो पैरागॉन का मालिक नहीं है, उन्होंने कुरान पाक पे हाथ रख के साबिक चीफ जस्टिस की अदालत में कहा कि मेरा पैरागॉन से ताल्लुक नहीं है। आज वो मुअज़्ज़ज़ अदालत जहां से हमजा शहबाज को भी रिलीफ मिलता था, जमानतें मिलती थी, तारीख मिलती थी, उसी अदालत ने ये चीज साबित होने पर उनकी बेल कैंसिल कर दिया कि ख्वाजा साद रफी जो है वो पैरागॉन के मालिक है। उस वक्त भी कहा जा रहा था ये मीडिया ट्रायल है, लेकिन आज मुश्ताक चीनी ने जो बयान दिया है, मुश्ताक चीनी कौन है? पहले कहा गया कि मुश्ताक चीनी को नहीं जानते, फिर कहा गया कि मुश्ताक चीनी जो है वो इतना काम नहीं करता था। अब मुश्ताक चीनी का बयान बड़ी अहमियत का हामिल है। मुश्ताक चीनी का कोई साइड बिजनेस नहीं है, अगर उसको कोई उधार पेमेंट आती थी तो उसकी जो वापसी होती थी वो मुश्ताक चीनी किस तरह करता था? ये सारे सवालात थे जिसके जवाब मुश्ताक चीनी ने दे दिए हैं अपने इकबाली जुर्म में। अगर सलमान शहबाज बेगुनाह है तो उस पर इल्जाम लगाने वालों को भी सजा होनी चाहिए और उसके खिलाफ कदमेट चलाने वालों को भी सजा होनी चाहिए। और अगर सलमान शहबाज गुनाहगार है और उन्होंने वाकई ये सब कुछ किया है तो फिर ज़हन में रखना चाहिए कि चाहे वो किसी भी सियासी जमात से तल्लुक़ रखते हैं, उस सियासी जमात के अरकान असम्बली से लेकर उस सियासी जमात के बादशाह और कारकुन को उसका बाइकाट करना चाहिए। यह नहीं सोचना चाहिए कि वो हमारी क़यादत है तो उसने सफेद किया या ठीक है राना साहब, उसके भी बहुत वैलिड बात है। अगर ये झूठे इल्जाम आते हैं तो उनको भी सजा होनी चाहिए। आई एग्री विद दिस कि अगर ये जो इल्जाम लगा रहा है उसको भी सजा होनी चाहिए, साबित होना चाहिए, दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। अली परवेज साहब का, राना अजीम साहब का और उनके साथ नासिर मूसा साहब का बड़ा शुक्रिया, उन्होंने ज्वाइन किया। फीडबैक फेसबुक, ईमेल और ट्विटर आपके सामने फ्लैश कर रहा है, देखते रहेगा। अब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा।